हे गाइस, वेलकम टू दी एजुकेटी एंड दिस इज़ महिमा गौर। और आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल ही एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और वो है क्लास 9 बायोलॉजी। तो जो क्लास 9 बायोलॉजी का जो सबसे पहला चैप्टर है दैट इज़ चैप्टर नंबर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। तो हम इसको कवर करेंगे गाइज। ये बिल्कुल अपने आप में एक नई सीरीज़ है क्लास 9 की। सो आई जस्ट वॉन्ट you guys to share, subscribe, and if you have any kind of comments then mention it in our comment section. So let's get started. So सबसे पहले क्या है कि हमने अभी सेल जो है बिल्कुल ही नया टॉपिक है। और जैसा कि मैं आपको बताऊं कि जो क्लास 9 है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल या क्लास 9 है वो बहुत ही ज़्यादा बेस होता है क्लास 10th का भी, और आगे अगर किसी को बायोलॉजी परस्यू करनी है उनके लिए भी, ठीक है। तो हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग अभी से ही काफ़ी क्लियर रखनी पड़ेगी। सो आज का जो है सेशन वो हम स्टार्ट करते हैं। सेल यानी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। नाम से ही पता चल रहा है कि जो सेल है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल के बारे में हमने 7th 8th से हमने काफ़ी कुछ थोड़ा बहुत एक बेसिक आइडिया ले लिया था, हमारी क्लासेस में आ चुका था, एक बेसिक स्ट्रक्चर आ चुका था। लेकिन एग्जैक्टली सेल होता क्या है इन सब के बारे में हम अब इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इस क्लास में। इसके अराउंड 3 to 4 वीडियोज़ बनेंगी एंड आई मेक श्योर कि सारे जितने भी अच्छे कंटेंट, ये जो कंटेंट है हमारा ये लगभग सारी चीज़ों को कवर करेगा। सो आपको क्या करना है, बस अपनी एनसीईआरटी पढ़नी है और ये वीडियोस देखनी है। सबसे पहले देखिए क्या होता है, किसी भी टॉपिक को शुरुआत करने से पहले हमें उसका मीनिंग पता होना चाहिए और उसके बारे में थोड़ी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी पहले तो इसका मीनिंग, एक एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल लेके कि सपोज कीजिए अब सेल होता क्या है, ठीक है। इसका आंसर बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैं देना चाहती हूँ कि एग्जाम्पल लीजिए अपना घर, ठीक है, आवर हाउस, ठीक है। आवर हाउस इज़ मेड अप ऑफ मैनी रूम्स, ठीक है। ड्राइंग रूम हो गया, बेडरूम हो गया, किचन होगी, वॉशरूम्स होंगे, इन सब चीज़ों से मिलकर हमारा घर बना है, ओके। और हमारा जो रूम्स बने हैं वो मैनी वॉल्स से मिलकर बने हैं, बहुत सारी दीवारों को अगर हम इकट्ठा कॉन्स्टिट्यूट कर दें तो वो एक रूम बनाएगा। सेम एज वो दीवारें किससे बनी यानी वो वॉल्स किससे बने हैं, वो ब्रिक से बने हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे हाउस की जो बेसिक फंक्शन स्ट्रक्चरल यूनिट है, यानी बेसिक जो यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है, वो है ब्रिक, ठीक है। तो वैसे ही सेम है जैसे हमारे हाउस की फंडामेंटल यूनिट ब्रिक है, यानी ब्रिक से मिलकर पूरा घर बना है, ठीक है। सेम एज ह्यूमन बींग्स या अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी किसी चीज़ से मिलकर बने होंगे, तो वो जिस चीज़ से मिलकर बने हैं उसे हम सेल कहते हैं, ओके। सो देखिए हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर है वो पूरा सेल से मिलकर ही बना है। बहुत सारे सेल मिलकर बनाते हैं टिश्यूज़, एंड बहुत सारे टिश्यूज़ मिलकर बनाते हैं ऑर्गन, और फिर जैसे ऑर्गन होंगे हमारे हार्ट, लंग्स, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट पार्ट्स, ठीक है, और भी बहुत सारे अदर जो ऑर्गन्स होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स, वो टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं, और वो सारे ऑर्गन्स मिलकर हमारी पूरी बॉडी बनती है। तो हमारी ह्यूमन बॉडी की या अदर एनिमल की या प्लांट्स की जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, सेल है, ठीक है। आपने अब इसका मतलब तो समझ लिया कि जो सेल है इसीलिए उसे फंडामेंटल यूनिट या फिर स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें एग्जैक्ट स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती है। अब इसके बारे में थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं। तो होता क्या है कि ये देखिए, आप अभी आपके सामने एक स्लाइड चल रही है, ये एक सर हैं बिल्कुल आपके सामने, फिर एक माइक्रोस्कोप है, सेकंड पिक्चर, और थर्ड पिक्चर अभी आपको पता चल जाएगा है क्या ये। तो ये सर कौन है, इन्हें हम कहेंगे, ये हैं मिस्टर रॉबर्ट हुक। इन्होंने क्या किया कि एक दिन इनके दिमाग में आइडिया आया कि लेट्स डू समथिंग इंटरेस्टिंग, समथिंग न्यू, एंड इन्होंने इस इंटरेस्टिंग करने के चक्कर में डिस्कवरी ऑफ सेल कर दी। जी हाँ बिल्कुल, इन 1665 में रॉबर्ट हुक ने क्या किया कि एक एग्जामिन किया अपने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से। देखिए आपको ये पिक्चर में दिख रहे हैं, ये जो सर हैं ये रॉबर्ट हुक हैं। आपको ये नाम बहुत ही अच्छे से लर्न होना चाहिए क्योंकि 1 मार्क्स में बहुत मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन बनता है। तो ये रॉबर्ट हुक थे। इन्होंने क्या किया, अपने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से, प्रिमिटिव यानी जो बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं होता उस टाइम पे था, अपने खुद के बनाए माइक्रोस्कोप से कोर्क पीस ऑफ कोर्क, यानी कि जो हम कहते हैं बार्क ऑफ ट्री, कोर्क क्या होता है, बार्क ऑफ ट्री या पेड़ की छाल, ठीक है, उसे स्टडी किया अपने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से। ये जो सेकंड पिक्चर दिख रही है आपको, ये प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप की है, सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप था ये, ठीक है। इन्होंने इसके अंडर पीस ऑफ कोर्क को स्टडी किया, एंड गेस व्हाट ही फाइंड वाज मतलब ट्रिमेंडसली शॉकिंग। इन्होंने क्या किया, एक बिल्कुल ही नई डिस्कवरी कर दी, ठीक है, और वो डिस्कवरी थी सेल की। देखिए जब इन्होंने कोर्क को स्टडी किया तो ये जो थर्ड पिक्चर दिख रहा है, इन्हें कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखा,
ओके इन्होंने स्टडी किया कोर को, और इन्हें ये छोटे छोटे ये जो नेट टाइप स्ट्रक्चर है, छोटे छोटे बॉक्सेस से बना हुआ है, ये इन्हें ये स्ट्रक्चर दिखाई दिया, ठीक है। इसीलिए इन्होंने इसका नाम रखा सेल, क्योंकि सेल जो है एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है अ लिटिल रूम, ठीक है। ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स थे और सारे देखिए सिमिलर साइज के थे, सेम थे, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने इसका नाम फिर रख दिया सेल। सेल का मतलब है लिटिल रूम, ठीक है। ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये बात अब हमें पता चल गई, इधर से हमें पता चला कि जितनी भी लिविंग थिंग्स थी वो सेल से मिलकर बनी थी, ठीक है, और वो हमारी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ थी। ये सिर्फ इस डिस्कवरी से नहीं, इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपनी अलग अलग डिस्कवरीज दी। बट अभी हमारे लिए क्लास यही है कि मिस्टर रॉबर्ट हुक इन 1665, okay, Hooke made this chance observation through a self designed microscope, ओके और उन्होंने फिर जो जो ऑब्जर्वेशन देखी उसका नाम रख दिया सेल। सेल इज अ लैटिन वर्ड फॉर अ लिटिल रूम, ठीक है। ओके आपको लग रहा होगा कि बहुत ही छोटी सी डिस्कवरी है, इनसिग्निफिकेंट होगी, बट नहीं, इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। Okay, this was the very first time that someone had observed that living things appear to consist of separate units. सबसे पहली बार ये पता चला कि जितनी भी लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग एटम से मिलकर बनी होते हैं, हमने चैप्टर 1 में देख लिया था। सेम एज लिविंग थिंग्स जितनी भी बनी होंगी वो एक सेपरेट यूनिट से बनी है जिसे उन्होंने नाम दिया सेल, और वो सेल हम वो वर्ड आज भी हम यूज़ कर रहे हैं। ओके फिर एक आपके बुक में ऑब्जर्वेशन है कि क्या सभी के नीचे मतलब क्या सभी चीज़ें सेल से मिलकर बनी है, तो इसको लेके बार बार बहुत सारी अलग अलग चीज़ों की स्टडी हुई। ऐसे एक एक्टिविटी है जिसमें अनियन पील की ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो जब आप अनियन पील को ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर, तो आप देखेंगे कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर जो आपको अभी अपने स्क्रीन पर दिख रहा है। ओके सो ये भी देखिए बिल्कुल सारे सेम कंपार्टमेंट टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, छोटे छोटे, जिनको सेल नाम दिया गया है। और सेल सिर्फ मतलब यूँ नहीं होता कि एक बॉक्स या एक राउंड में छोटी सी वो है, इसके अंदर ये काफ़ी चीज़ों से मिलकर बना होता है। जैसे कि देखिए आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल। ओके इन सब के बारे में हम धीरे धीरे अभी आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले तो था कि हमें इसका मतलब समझ आना चाहिए था, जो कि हमें समझ आ गया। ओके देखिए अभी क्या है, जब जो मिस्टर हुक थे, जब उन्होंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया यानी कॉर्क ऑफ सेल को, तो हनीकॉम्ब जैसा सा स्ट्रक्चर दिखाई दिया था, ठीक है, इसीलिए इन्होंने इसका नाम रखा सेल। अभी जैसे ही हमने अनियन को ऑब्जर्व किया तो हमें कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई दिया। ओके अनियन बल्ब टाइप का, ठीक है। तो ये एक्टिविटी जो है आपके स्कूल में भी करवाई जाएगी अगर स्कूल खुले होपफुली। सो ये कुछ है हमारी सेल की हिस्ट्री के बारे में। देखिए रॉबर्ट हुक इन 1665 डिस्कवर्ड द सेल विद द हेल्प ऑफ अ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। फिर लेवन हॉक आए, उन्होंने क्या किया, ये भी बहुत ही बड़ी डिस्कवरी है। इन 1674 उन्होंने डिस्कवर किया फ्री लिविंग सेल्स। ओके सो यहाँ से हमें पता चलता है कि रॉबर्ट हुक ने जिस सेल की डिस्कवरी की थी वो डेड था। बिल्कुल क्यों, क्योंकि बार्क ऑफ ट्री ऑब्वियस सी बात है कि वो डेड सेल है। जो लिविंग सेल है लेवन हॉक ने उसकी डिस्कवरी की थी। उन्होंने जो कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे पोन के, उन उधर से डिस्कवरी की। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन आए इन 1831, उन्होंने डिस्कवर किया न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस क्या है, देखिए हमने सिंपल स्ट्रक्चर के बारे में काफ़ी पढ़ा होगा कि सेल होती है, सेल वॉल होती है, जो सेल मिलकर बना होता है, 3 बेसिक कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म जो फ्लूइड होता है उसके अंदर जो लिक्विड होता है, और बीच में होता है सेंटर में बिल्कुल न्यूक्लियस। बिल्कुल तो उस न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी थी वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इसके बाद शेल्डन एंड शॉन, बहुत सारी अलग अलग डिस्कवरीज हुई। ऐसा नहीं था कि साइंटिस्ट बहुत ही क्यूरियोसिटी होती है उनमें, वो ऐसा तो है नहीं कि वो एकदम स्टॉप कर देते अपनी डिस्कवरीज, नहीं बिल्कुल नहीं। आज की डेट में भी कभी कोई हर फील्ड में कह रही हूँ मैं, नॉट ओनली इन बायोलॉजी, फिजिस्ट हो चाहे वो हर फील्ड में, चाहे एनिमल्स की फील्ड में हो, ह्यूमंस की फील्ड में हो, हर चीज़ में अदर डिस्कवरीज होती आई हैं और चलती रहेंगी आगे, चाहे वो चांद पर जाना हो या मंगल ग्रह पर। ओके सो जो साइंटिस्ट होते हैं वो कभी नॉर्मली बैठते तो है नहीं। तो इसके बाद बहुत सारी जो चीज़ें जो डिस्कवर हुई, एक उसमें से बहुत बड़ी चीज़ क्या थी कि शेल्डन और शॉन नाम के 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने सेल थ्योरी दी। सेल थ्योरी का मतलब गाइज ये है कि देखिए सेल इज़ द बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये बात उन्होंने हमें बताई। ओके स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, ये बात मतलब ये थ्योरी उन्होंने दी। ओके एंड जो बहुत ज़रूरी बात उन्होंने हमें ये बताई कि जितने भी सेल हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही मिलकर बनी हैं। ओके ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट समटाइम्स या अगर आपकी बुक में है तो आपको पढ़ना चाहिए।
दैट्स इट। सो बेसिकली जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है सेल, रॉबर्ट हुक ने एग्जामिन किया था एक स्लाइस ऑफ कोर्क को सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप से, जो कि हनीकॉम जैसा लग रहा था, कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लिटिल कंपार्टमेंट्स, इसीलिए उन्होंने उसका नाम रखा सेल, सेला बेसिकली, जिसका लैटिन वर्ड है ये, और इसका मीनिंग है अ लिटिल रूम। तो अब हमें क्या पता चलता है दैट ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ओके, सो इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो हमारी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल है। ये बात यहीं पर खत्म नहीं हुई, देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स अभी आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। ओके, सो अब हमें एक और बात पता चलती है कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स है। ये रेड ब्लड सेल है, ओवन सेल है, बोन सेल, स्मूथ मसल सेल, स्पर्म, नर्व सेल। ओके, सो जो नर्व सेल होता है वो लॉन्गेस्ट सेल होता है ह्यूमन बॉडी का। ओके, स्पर्म जो है स्मॉलेस्ट होता है, ओवम जो है लार्जेस्ट होता है। ये कुछ छोटी मोटी बातें हैं, ठीक है। तो अब हमें पता चलता है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही सेल है, बट देयर इज ऑल्सो अ थिंग कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। क्या ऐसी बात जरूरी है कि हर ऑर्गेनिज्म में एक से ज्यादा सेल होंगे? कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी तो हो सकते हैं जिनमें सिर्फ एक ही सेल हो। तो बिल्कुल ये बात को स्टडी किया गया और फिर एक नई बात समझ में आई, और वो बात क्या थी कि नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे भी जो ऑर्गेनिजम्स डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं, दैट इज अ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है अभी मैं बताऊं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स, यूनि का मतलब होता है सिंगल, ओके, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट हो और वही सेल क्या करेगा, उस ऑर्गेनिज्म के सारे मेजर फंक्शंस को परफॉर्म करेगा, वो ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाई जाएंगे? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल के लिए इसमें अमीबा है, बैक्टीरिया है, पैरामीशियम है। अमीबा के बारे में आपने काफ़ी बार पढ़ रखा होगा कि अमीबा अपना फूड कैसे इनगल्फ कर लेता है, और देखिए वो एक ही सेल है। ओके, वो फ्लेक्सिबल है, वो रिजिड भी नहीं है, इधर उधर घूमता रहता है। ओके, सो ये तो था यूनिसेल्युलर। सेम एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे? ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जिनमें एक से ज़्यादा सेल पाए जाएंगे, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स जिनमें पाए जाएंगे जो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। अब वो सेल सेम भी हो सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, जैसे एक सेल होंगे बहुत सारे नंबर में होंगे, लेकिन वो डिफरेंट सेल भी उसमें प्रेजेंट होंगे। जैसे वी ह्यूमन बींग्स, वी हैव ब्लड सेल्स, ओके, स्पर्म, नर्व सेल्स, okay, ovum, muscle cells, fat cells. We have different types of cells and they perform different functions as well. ओके, सो हमारी बॉडी में क्या है, सिर्फ एक सेल नहीं है, यानी एक से बहुत ज़्यादा है, हज़ारों करोड़ों में है। दैट मीन्स वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, वी ह्यूमन्स आर, एनिमल्स, प्लांट्स आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और वो भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के सेल्स हैं। अब वो क्या करेंगे, वो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। तो इससे एक और बात निकल कर आती है दैट दिस मीन्स देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर इज अ न्यू टर्म। लेबर इज अ न्यू टर्म, इसका मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताती हूँ। सपोज कीजिए कि हम सब फैमिली में, जैसे हम सब फैमिली मेम्बर्स हैं, ओके, अब हमारी मम्मा कितना काम करते हैं, तो हम क्या करेंगे, उनकी हेल्प करने के लिए डिवीजन ऑफ लेबर कर देंगे। जैसे कि वी आर 3 सिस्टर्स, तो मैं कोई और काम करूँगी, मेरी दी कोई और काम करेंगे, मेरी छोटी सिस्टर कोई और करेगी, और मदर कोई और करेंगे, और इससे क्या होगा कि कम टाइम में वो सारा काम हो जाएगा और किसी एक पर प्रेशर नहीं पड़ेगा। सेम एज जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है वो भी कुछ ऐसे ही काम करती है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि रेड ब्लड सेल बोले कि मैं ये काम परफॉर्म करूंगा, नर्व सेल बोले मैं ये काम परफॉर्म करूंगा, अदर सेल सब ने अपना अपना काम बांट लिया। ओके, सो देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है, इससे ये बात भी पता चली। ओके, और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसके एग्जाम्पल मैं दे चुकी, दैट इज ह्यूमन्स, ट्रीज, एनिमल्स एक्सेट्रा। अब एक और बात है, हमें ये बात पता चलती है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, तो वो डिवीजन ऑफ लेबर करते हैं, यानी काम बांट लेते हैं। वो पर्टिकुलर जो सेल है वो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेगा, दूसरे सेल अदर पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे। सेम एज जो डिवीजन ऑफ लेबर होते हैं वो एक सेल के अंदर भी होती है, यानी कि अब एक सिंगल सेल में भी अदर टाइप की जो ऑर्गेनिल्स होती हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अभी आप आगे देखेंगे कि सिर्फ सेल में ये नहीं होता कि सेल वॉल होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी, साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ये तो है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर मैनी अदर वो पार्ट्स इन द सेल प्रेजेंट, ठीक है, उन्हें ऑर्गेनिल्स भी बोला जाता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वैक्यूल्स हो गए, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिनको हम आगे पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि अभी है, बट अभी हम
पहले इंट्रोडक्शन पे ध्यान देते हैं, पहले हम इसका मतलब समझ लेते हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट, डिफरेंट सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, दैट मीन्स डिवीजन ऑफ लेबर है। लेकिन वो डिवीजन ऑफ लेबर अदर सेल्स में नहीं, एक सेल के अंदर भी है, ठीक है, क्योंकि वो सेल बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना है और अलग अलग चीज़ें अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करेंगी, ठीक है। क्योंकि हर सेल क्या करते हैं, कुछ बेसिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस परफॉर्म करेगी, डाइजेशन होगा उसी सेल के अंदर, एब्जॉर्प्शन भी होगा। और ये सिर्फ एक सेल में नहीं होगा, हमारी बॉडी में जितने भी सेल प्रेजेंट है ये फंक्शंस हर सेल में प्रेजेंट होगा। क्योंकि देखिए हर सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, वो ऑक्सीजन लेगा, ब्लड की ज़रूरत होगी, फूड या नरिशमेंट की ज़रूरत होगी तो वो नरिश भी करेगा खुद को। उसके बाद जैसे हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं, वैसे एक सेल में भी तो बनेंगे वेस्ट प्रोडक्ट्स, अब उनका बाहर आना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो जैसे हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी परफॉर्म करते कुछ फंक्शंस, वैसे ही हमारा एक एक सेल भी परफॉर्म करता है वो सारे फंक्शंस, ठीक है। अब वो क्या करता है, उनके लिए क्या होता है, अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं सेल के, और वो ही क्या करेंगे, अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो अब हमें मल्टी सेलुलर के बारे में पता चल गया, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं हमारी बॉडी में, ये बात पता चल गई हमें, ठीक है। अब एक और बात कि जो शेप होती है सेल्स की, वो भी उनके फंक्शन से रिलेटेड होती है, यानी कि शेप ऑफ सेल ये डिसाइड करते हैं कि वो सेल क्या किस टाइप का फंक्शन परफॉर्म करेगा। अब जैसे अमीबा होता है, उसकी चेंजिंग शेप होती है, तो उसका क्या होता है, उसके कुछ और पर्टिकुलर फंक्शंस होते हैं। लेकिन हमारी बॉडी में जैसे नर्व सेल्स हैं जो सोचने का काम करने में मदद करते हैं, जितने भी हमारे स्टिमुलस रिएक्शंस होते हैं उनके लिए नर्व सेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो उसकी एक टिपिकल शेप है, उस शेप की वजह से ही उसका जो फंक्शंस है वो डिसाइड होता है, ठीक है। तो अलग अलग जो सेल है अलग अलग शेप के हैं, इस वजह से भी उनके अलग अलग फंक्शंस डिसाइड होते हैं, ओके। सो ईच लिविंग सेल हैज़ द कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शंस। हर सेल की कैपेसिटी कि वो कुछ बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करे, ओके। वी नो दैट देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो हमें ये बात भी पता है कि डिवीजन ऑफ लेबर होती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि हमारे ह्यूमंस में है। वी हैव डिफरेंट पार्ट्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, लाइक हमारा हार्ट है वो ब्लड पंप करने का काम करता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाता है, यानी ऑक्सीजन से भरा हुआ ब्लड, ओके। हमारे जो लंग्स है रेस्पिरेशन का काम करते हैं। हमारी किडनीज एक्सक्रेशन यानी वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का काम करती हैं। तो ये देखिए, आप देख रहे होंगे कि डिफरेंट पार्ट्स जो है डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है ये हमें एक सेल के अंदर भी दिखाई देती है, यानी देखने को मिलती है। जैसे हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, सेम एज सेल में भी कुछ ऐसे पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स जो अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि माइट्रोकॉन्ड्रिया हो गए, ओके, क्रोमोसोम्स हो गए, ओके, वैक्यूल्स हो गए, ठीक है, बहुत सारे अदर, न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस का अलग काम है, साइटोप्लाज्म हो गया, साइटोप्लाज्म जो फ्लूइड होता है उसी में ये अदर पार्ट्स ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं। सो ठीक है, तो इससे हमें एक और बात पता चलती है कि हर सेल में जितने भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ओके। अब क्वेश्चन आता है कि ठीक है दीज, अब देखिए ये क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर हो क्या है, ठीक है, हर ऑर्गेनल परफॉर्म स्पेशल फंक्शंस, ठीक है। अब क्वेश्चन अराइज की, अब ये हमें पता चल गया कि हमारी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, सेम एज एक सेल के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं वो अलग अलग चीज़ें परफॉर्म करते हैं, ठीक है। लेकिन मैम सेल बना किससे होता है, हमें कैसे पता है ये चीज़ें कि वो कौन है जो ये अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो इसका आंसर यही है कि व्हाट इज सेल, क्वेश्चन इज व्हाट इज अ सेल मेड अप ऑफ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सेल के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो हर जो सेल है वो 3 फीचर्स उसमें सभी सेल में कॉमन होते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी सेल बिल्कुल सेम है, नहीं, सारे सेल अलग अलग हैं, लेकिन 3 फीचर्स ऐसे पाए जाते हैं जो आपको हर सेल में, चाहे वो प्लांट हो एनिमल हो, हर एक टाइप के सेल में देखने मिलेगा। एंड दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ओके। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में आज की क्लास में अब हम पढ़ेंगे, फिर जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है, इसके अलावा एक फोर्थ पार्ट भी होता है सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ओके। सेल वॉल के बारे में एक चीज़ है कि वो सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होता। वो क्यों, वो भी अभी आगे पता चलेगा आपको। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, देखिए ये सिंपल स्ट्रक्चर है सेल का, ये बिल्कुल सेंटर में जो है पिंक पिंक आपको दिख रहा है, ये न्यूक्लियस है, ब्रेन ऑफ सेल। ये बाउंड्री जो दिख रही है सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या करती है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेल के अंदर जो भी चीज़ें हैं उनको डिवाइड सेपरेट करने का काम करती हैं। इन साइटोप्लाज्म जो फ्लूइड होता है उसमें अदर पार्ट्स जो होते हैं, ऑर्गेनील्स जो इतनी भी प्रेजेंट होते हैं सेल में, वो इधर लाई करती हैं, कहाँ, साइटोप्लाज्म में, ओके।
सो लेट्स डिस्कस अबाउट सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं और प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये सेल मेम्ब्रेन के बारे में ही बात चल रही है। ओके, सो व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन? ओके, इट इज द बाउंड्री ऑफ ईच सेल, ये बाउंड्री है हर सेल की जो सेपरेट करती है साइटोप्लाज्म यानी जो फ्लूइड प्रेजेंट है सेल के अंदर उसको फ्रॉम दी सराउंडिंग्स, बाहर की सराउंडिंग से। ओके, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन is the boundary of each cell which separates the cytoplasm from surrounding। ठीक है, अब ये प्लांट और एनिमल दोनों टाइप के सेलों में सेल्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, बट सेल वॉल जो है वो सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होती है, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे क्यों। अब जो सेल मेम्ब्रेन है वो बनी किससे होती है? दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, सो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है प्रोटीन्स एंड लिपिड से बनी होती है। अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उसके बारे में मैं बताती हूँ। क्यों? क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या करती है? अलाउ करती है किस चीज़ को? कुछ सब्सटेंसेस सेल के अंदर जा सके और कुछ सब्सटेंसेस जो काम के हैं जिन्हें बाहर जाना जरूरी है वो बाहर जा सके। ओके, सो लिमिटेड एंट्री एंड एग्जिट कराते कुछ सब्सटेंसेस की, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन, बिकॉज इट अलाउ सम मिनरल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि कुछ मिनरल्स को, कुछ सब्सटेंसेस को अंदर या बाहर जाने का काम करते हैं, इसीलिए इसे सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चन में वो एग्जाम में आता है। अच्छा, एक और बात, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, इसलिए वो टूट भी सकती है, फोल्ड भी हो सकती है और रीयूनाइट भी हो सकती है। ओके, सो अनदर क्वेश्चन अराइजेस। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर दो प्रोसेसेस को डिस्कस करेंगे हम। अब वो प्रोसेसेस क्या है? डिफ्यूजन है एंड ऑस्मोसिस है। देखिए, अभी मैं आपको बिल्कुल एक डायग्राम दिखा रही हूँ। इस डायग्राम में आपको दिख रहा है सेल है। ओके, ये इंटीरियर सेल है, ये एक्सटीरियर है यानी सेल के बाहर। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसने बाहर के इन्वायरमेंट को सेल के अंदर के इन्वायरमेंट से सेपरेट करने का काम कर रखा है। ओके, सो अब अभी हमने एक चीज पढ़ी थी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन है, यानी कि कुछ मिनरल्स को मैम अंदर भी जाने दे सकते हैं और बाहर भी आने दे सकती है। अब वो किस प्रोसेस से अंदर बाहर जाने देगी और किन किन सब्सटेंसेस को, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। अब ये डिफ्यूजन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आया है यहाँ पर। डिफ्यूजन का मतलब होता है कि एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस होगी। ठीक है, सब्सटेंसेस की स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होगी, कहाँ से? हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन से, यानी कि जहाँ पर वो सब्सटेंसेस ज़्यादा हैं वहाँ से वो सब्सटेंसेस की मूवमेंट कहाँ पर होगी? लो कंसेंट्रेशन में, नहीं जहाँ पर वो कम है। ओके, सो जब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे जो है सब्सटेंसेस हैं जिनकी मूवमेंट होती है डिफ्यूजन की मदद से सेल मेम्ब्रेन के अंदर। ओके, क्योंकि अभी मैंने बताया कि हर सेल को क्या होता है, हर सेल एक वो जैसे हमारी बॉडी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं वैसे हमारी बॉडी का एक एक सेल फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो जैसे हमें ऑक्सीजन, हमारी बॉडी में प्रेजेंट एवरी सेल को भी ऑक्सीजन की नीड होती है। ओके, अब वो ऑक्सीजन अंदर कैसे जाएगी? तो वो अंदर इसलिए जा सकते हैं क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमेएबल है। अब क्या होता है? विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन हमारे जो सेल के बाहर है ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा? लो कंसेंट्रेशन है हमारे सेल के अंदर ऑक्सीजन का, यानी अब सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन जो ऑक्सीजन है वो मूव करेगा। ओके, सो सेल के बाहर जो कंसेंट्रेशन था वो हाई था, सेल के अंदर कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कम थी, तो डिफ्यूजन की मदद से जो ऑक्सीजन बाहर वाली है वो अंदर चली गई। इस प्रोसेस को कहा जाता है डिफ्यूजन। ओके, इस डिफ्यूजन की प्रोसेस में जो मूवमेंट होते हैं वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। सेम एज जब सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है तो वो क्या करेगा? देखिए, बाहर के इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन लो है, सेल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका कंसेंट्रेशन हाई है, तो फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन जो CO2 है वो मूव करेगा विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। बिल्कुल, तो जो डिफ्यूजन की प्रोसेस होते हैं उसमें ऑक्सीजन यानी O2 एंड CO2 बोथ मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। क्यों? क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमेएबल इन नेचर है, तो इट अलाउज सम मिनरल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो देखिए, इस पूरे में यही डिस्कस किया गया है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में CO2 का कंसेंट्रेशन लो है, हमारे सेल के अंदर CO2 का कंसेंट्रेशन हाई है, तो विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन की प्रोसेस से अंदर की जो CO2 है वो बाहर चली जाएगी। क्यों? फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। सेम एज ऑक्सीजन में भी यही होता है। ओके, सो सेल मेम्ब्रेन में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक तो ये था कि एक तो सेल मेम्ब्रेन बनी किससे होती है? प्रोटीन लिपिड से। सिलेक्टिवली परमेएबल है क्योंकि वो कुछ चीज़ों को अंदर जाने देते हैं और बाहर आने देते
देती है। ओके, सो एंड वन मोर थिंग, इट सेपरेट्स द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट या सराउंडिंग फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। ठीक है, अंदर के इन्वायरमेंट को बाहर के इन्वायरमेंट से सेपरेट करने का काम भी सेल मेम्ब्रेन ही करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एक ओस्मोसिस की प्रोसेस होती है। ठीक है मैम, अभी हमने पढ़ा डिफ्यूजन की प्रोसेस से तो मैम गैसेस का एक्सचेंज होता था, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब मैम वाटर की भी तो नीड होती होगी सेल को, बिल्कुल हाँ होती है। अब मैम उसकी मूवमेंट किसकी मदद से होगी, तो उसकी मूवमेंट होगी ऑस्मोसिस की प्रोसेस से। ओके, सो यहाँ पर हमें क्लियर हो गया कि डिफ्यूजन की प्रोसेस से तो होती है गैसेस की मूवमेंट, और वाटर की मूवमेंट जिस प्रोसेस से होती है वो होती है ऑस्मोसिस। ओके, सेम है, देखिए जैसे अभी ऑक्सीजन और CO2 की मूवमेंट हो रही थी वैसे ही वाटर की मूवमेंट होगी। अभी मैं आपको एक बहुत ही प्यारा सा डायग्राम दिखाती हूँ, देखिए ये रहा डायग्राम। देखिए अभी आप इमेजिन कीजिए, सपोज जैसे हमारा सेल एक रेजिन यानी एक किशमिश की तरह है। ओके, ये इससे क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाएगी। आपकी बुक में भी एक्टिविटी है रेजिन को लेकर, या ऑलमंड्स, जितने भी हम ड्राई फ्रूट्स वगैरह हम नहीं करते, रात को हमारी होती हैं वो पानी में डाल के रख देती हैं, सुबह वो स्वेलअप हुए मिलते हैं। तो वो सब क्यों होता है, वो ऑस्मोसिस की प्रोसेस से होता है। यानी कि जो हमने रेजिन वाटर में हमने डिप थी, सोक करके रखी थी, अब सुबह जब उठे तो उस रेजिन ने क्या किया, सारा वाटर सोक कर लिया, और अब वो उसमें क्या होगी, ऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी। जी बिल्कुल, हमारी एक एक एक्टिविटी हमारे आसपास जो भी हो रही है वो साइंस से रिलेटेड होती है, बस कई बार क्या होता है हमें वो चीज़ों के बारे में नहीं पता होता। तो आज आप बिल्कुल एक नई चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज ऑस्मोसिस। अब इसमें क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मदद से ही, फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। जहाँ पर कंसेंट्रेशन लो है वहाँ पर वाटर जाएगा, कहाँ से, जहाँ पर हाई है वहाँ से। ओके, सो आप क्या कीजिए कि वाटर सॉल्यूशन ऑफ, एक वाटर सॉल्यूशन ले, या तो शुगर का या सोल्ट का। ठीक है, अब 3 टाइप की कंसेंट्रेशन हम देखेंगे यहाँ पर, एक तो होगी हाइपरटोनिक, एक होगी हाइपोटोनिक, एक होगी आइसोटोनिक। एक में क्या है, देखिए हाइपरटोनिक में क्या होता है कि जो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल है वो लेस है, और सेल के अंदर जो कंसेंट्रेशन है वो हाई है। जैसे कीजिए आप कोई आपने रेजिन रात को आपकी मम्मा ने सोक करके रखी, आप उसे अगर आप उसे बाहर छोड़ देंगे तो थोड़ी देर बाद देखेंगे कि वो बिल्कुल क्या करेगी, वाटर लूज करने लग जाएगी, और बाद में बिल्कुल श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल उसी टाइप का ही एग्जाम्पल है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, सेल के बाहर जो कंसेंट्रेशन है वो लेस होगा कंपेयर टू सेल के अंदर। ठीक है, तो यानी सेल के अंदर जो कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है वो ज़्यादा है, सेल के बाहर जो कंसेंट्रेशन है वाटर मॉलिक्यूल्स का वो कम है। तो इस केस में क्या होगा, जो सेल होगा वो वाटर को लूज करेगा। क्यों, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन वाटर मूव करेगा। ठीक है, तो सेल के अंदर हाई कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर है, वो क्या करेगा, वो बाहर यानी लो कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर की तरफ जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, जो सेल है यानी जो हमारी रेजिन थी वो सारा वाटर लूज कर देगी और वो श्रिंक हो जाएगी। देखिए फर्स्ट पिक्चर में ये जो सेल है गुस्से में दिख रहा है, क्यों, क्योंकि ये श्रिंक हो चुका है। ओके, क्यों, क्योंकि सेल के अंदर वाटर का कंसेंट्रेशन हाई था, अब क्या हुआ, और जो सराउंडिंग में वाटर का कंसेंट्रेशन लो था, तो उसने क्या किया, ऑस्मोसिस हुआ हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, ड्यू टू विच द सेल लूजेस ऑल इट्स वाटर प्रेजेंट इनसाइड इट, और फिर वो श्रिंक हो गया। अब इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, प्लाज्मोलिसिस कहेंगे। ठीक है, सेम एज हाइपोटोनिक में क्या होगा, इस सॉल्यूशन में देखिए जो कंसेंट्रेशन होगा वो बाहर तो होगा ज़्यादा, लेकिन इनसाइड ऑफ सेल होगा वो कम होगा। ठीक है, तो इस केस में देखिए जो हमने बिल्कुल रेजिन का एग्जांपल लिया था, रात को हमने जो डाली वो बिल्कुल सूखी हुई थी। ठीक है, वाटर में हमने सोक कर दी, सुबह देखोगी तो अब स्वेलअप हुई मिलेगी। ठीक है, इस केस में सेम वही चीज़ होगी। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, आउटसाइड जो कंसेंट्रेशन है वाटर का वो ज़्यादा है, सेल के अंदर जो कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर है वो कम है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, सेल जो है हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे। देखिए ये अंदर आ रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, ब्लू ब्लू डॉट्स जो आपको दिख रही हैं। ठीक है, इसकी वजह से सेल क्या होगा, स्वेलअप हो जाएगा, और इस स्वेलअप होने वाली प्रोसेस को क्या कहेंगे, साइटोलिसिस। ठीक है, ये कौन से केस में होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में होगा। फिर एक थर्ड केस आता है आइसोटोनिक, इसमें देखिए स्वेलअप हो गया है, इससे तो हिला ही नहीं जा रहा। ठीक है, ही बिकम लेजी। ओके, सो वो गुस्सा कर रहा था, अब ये लेजी लेजी सा साउंड कर रहा है। एंड द थर्ड वन इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इसमें क्या होता है, वाटर का कंसेंट्रेशन बाहर जितना होता है उतना ही सेल के अंदर होता है, यानी इक्वल कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर होती है। तो जो मॉलिक्यूल्स जितना बाहर मूव करेंगे उतना ही अंदर भी मूव करेंगे, तो यानी जितना जाएगा उतना आएगा, तो इक्वल रहता है। इसलिए देखिए ये सेल क्या ऑसम फील कर रहा है, क्यों, क्योंकि ना इसका कुछ लूज हुआ ना इसने कुछ गेन किया, ये बिल्कुल हेल्दी टाइप सेल है।
सो देखिए ये तीन केसेस में हम क्या करेंगे, द मीडियम, देखिए इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज अ हायर कंसेंट्रेशन, वाटर कंसेंट्रेशन, तो क्या करेगा, बाहर अगर हायर है तो वो अंदर चला जाएगा, और विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस से अगर अंदर हायर है तो वो बाहर चला जाएगा ऑस्मोसिस के प्रोसेस से। क्यों? क्योंकि वाटर जो मॉलिक्यूल्स है वो हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन मूव करते हैं। सेम एज अगर इक्वल है तो वो इक्वल ही मूव करेगा। और ये जो क्या है, दस ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। तो ये डिफ्यूजन का स्पेशल केस है वाटर की जो एक्सचेंज होगी इनमें, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ वाटर सेल में होता है, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ अदर जो मॉलिक्यूल्स, जो मिनरल्स है वो भी सेल ऑब्टेन करता है, वो इन्हीं प्रोसेसेस से ही करता है, ठीक है। तो आज के लिए बस गाइस इतना ही। अभी कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ा है आज, ठीक है। हमने पढ़ा है हिस्ट्री के बारे में, सेल का मीनिंग क्या होता है, क्यों, क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, सेल जो है फंक्शनल यूनिट भी होता है, ये कब पता चलेगा, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स थे, फिर यूनिसेलुलर आया, फिर मल्टी सेलुलर आया, फिर कंपोनेंट्स में हमने पढ़े है सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद हम साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए क्वेश्चन ये है कि हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ, ठीक है। व्हाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट। तो यहाँ पर डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस की मदद से। व्हाई इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप। और ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन, व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेक डाउन। क्या होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो गया, ब्रेक डाउन होगी। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है या आप ये वीडियो देखें तो ज़रूर इसे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे गाइस। और मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, स्टे ट्यून।